हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपने टेस्ट रैंकिंग लाइव मॉक जो कि ये मॉक नंबर 6 है उसका मॉक टेस्ट भी दे दिया होगा। आज हम टेस्ट रैंकिंग के मॉक 6 का जीएस एनालिसिस करने जा रहे हैं और ऑलरेडी जो ये एनालिसिस देख रहे हैं उनका जीएस में स्कोर इम्प्रूव हो रहा होगा। जैसा कि मैं कई बार मॉक में खुद देखता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं मॉक के अंदर जो मैं ऑलरेडी पिछले एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड 2006.40 करोड़ रुपीज इन पोस्ट डिजास्टर रिकवरी असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। हाल ही में किस राज्य को केंद्र से आपदा पश्चात पुनः प्राप्ति सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए? तो ये कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 असम या ऑप्शन 4 सिक्किम। तो ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये पिक्चर कहाँ की है? ये पिक्चर है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में एक आपदा आई थी जो आई थी 2023 में, जिस दौरान फ्लडिंग हुई, लैंडस्लाइड हुआ और क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। तो इस राज्य की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के लिए सेंटर ने लगभग कितने करोड़ की मदद दी है? तो वो दी है लगभग 2000 करोड़ की। हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, Which Indian state has become the first to launch a mobile-based e-voting system recently? हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी गुजरात। तो ये ई वोटिंग मोबाइल के थ्रू ऐप से किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है बिहार ने। इस ऐप को डेवलप किसने किया है? इस ऐप को डेवलप किया है सीडैक। सीडैक की फुल फॉर्म क्या है? सीडैक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। किसने किया है? सीडैक और बिहार के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। बिहार के स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन दोनों ने मिलकर इस मोबाइल बेस्ड ऐप को डेवलप किया है। अब आप जानते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप किया है, तो ये जो वोटिंग होगी ये कौन से इलेक्शन में होगी? ये म्युनिसिपल और अर्बन बॉडी के इलेक्शन में होगी। और अब मोबाइल से वोट करना इजी हो गया है। और ये ऐप क्या करेगा? ये ऐप वोटिंग को सुगम बना देगा। किसके लिए? जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए, ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए। तो ये किसने लॉन्च किया है? बिहार ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलोकेटेड इट्स आंध्र प्रदेश रीजनल ऑफिस टू विच सिटी? विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर या हैदराबाद से? तो आरबीआई के रीजनल ऑफिस को रिलोकेट कहां किया गया है? इसे रिलोकेट किया गया है विजयवाड़ा में। ये सारी करंट अफेयर की न्यूज है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने। टी रविशंकर। अब आप मुझे ये बताइए कौन कौन और डेप्यूटी गवर्नर है? अभी रिसेंट में एक अपॉइंटमेंट और हुआ था, पूनम गुप्ता। ये भी क्या है? ये भी डेप्यूटी गवर्नर है। इनके अलावा कौन कौन है? इनके अलावा एक और है एम राजेश्वर राव और एक है स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन। कितने हो गए? 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए। एक राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन, एक टी रविशंकर जिन्होंने विजयवाड़ा में रीजनल ऑफिस आंध्र प्रदेश का इनॉग्रेट किया, और एक अभी अपॉइंटमेंट हुआ है पूनम गुप्ता का। आरबीआई के रिसेंट गवर्नर कौन है? आरबीआई के रिसेंट गवर्नर है जो कि 26वें गवर्नर हैं, उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है उनका? संजय मल्होत्रा। आरबीआई बना कौन से एक्ट से था? आरबीआई बना था आरबीआई एक्ट 1934। और कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से बना था?
तो ये बना था यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन से। ये मैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1296 टू 1316 एडी। हाल ही में भारतीय, ये तो गलत है, यहां ये नहीं होना चाहिए, ये तो पिछला वाला कॉपी हो गया है। तो इसकी हिंदी ये होनी चाहिए कि 1296 से लेकर 1316 तक किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने शासन किया? ए इब्राहिम लोदी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी खिज खान। तो मैं आपको जरा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बता देता हूं। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चली? दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चला 1210 से लेकर 1526 तक। 1526 में फिर क्या हुआ था? पानीपत की वॉर के बाद मुगल शासन शुरू हो गया था। 1210 से लेकर 1290 इस टाइम पीरियड में किसका शासन था? इस टाइम पीरियड में स्लेव डायनेस्टी का शासन था। इसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। फिर 1320 से लेकर 1414 सबसे लंबा टाइम पीरियड किसने शासन किया? तुगलक्स। फिर 1414 से लेकर 1451 तक 1414 से लेकर 1451 तक किसने किया था? सैयद डायनेस्टी ने। सैयद डायनेस्टी से एक ही क्वेश्चन आता है कि सैयद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज खान। अब देखो इसका टाइम पीरियड 1414 से शुरू हुआ, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। 1320 से शासन हुआ तुगलक्स का, तो यहां पर तो 1296 से लेकर 1316 तक पूछा है, ये तो 1320 के बाद की कहानी है, तो गयासुद्दीन तुगलक भी नहीं हो सकता। अब यहां वापस से मैं आता हूं ये टाइम पीरियड पे। 1451 से लेकर 1526 तक किनका शासन चला था? लोदी वंश का, लोदी डायनेस्टी। और आप यहां देख सकते हैं इब्राहिम लोदी, जिसके साथ पानीपत की पहली वॉर हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी? बाबर के खिलाफ। तो लोदी वंश का फाउंडर था बहलोल लोदी, उसके बाद आया सिकंदर लोदी, फिर आया इब्राहिम लोदी। तो ये तो 1451 के बाद ही आया होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हमको आंसर मिल गया कि 1296 से लेकर 1316 तक किसका टाइम पीरियड था? अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, ये डायनेस्टी मैंने आपको बता दिया, इनके फाउंडर्स के बारे में भी बता देता हूं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे रियल फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का था इल्तुतमिश। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन आए थे? खिलजीज। खिलजीज के फाउंडर कौन थे? तो खिलजीज का फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। फिर आए तुगलक्स। तुगलक्स का फाउंडर कौन? तुगलक्स का फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक के बाद सैयद। सैयद का फाउंडर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सैयद का फाउंडर कौन था? खिज्र खान। और सैयद के बाद आए लोदी। लोदी वंश का फाउंडर था बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेयर वॉज द ओनली कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन? ये देखो फिर से एक एरर हो गया है, तो आगे देखता हूं आगे भी है क्या। नहीं, आगे तो करेक्ट है, ये 2 क्वेश्चन में हो गया है, तो इसको करेक्ट कर लेना। हिंदी में ये एरर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वापस से क्वेश्चन में हिंदी में आपको वैसे ही बता देता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी इलाहाबाद, सी बॉम्बे या डी बेलगांव। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपने कर दिया होगा। आई थिंक 90+% कैंडिडेट्स ने ये आंसर सही मार्क किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी जीएस के एनालिसिस में इसको भी मैं एक बार कवर करवा चुका हूं, एक बार नहीं वैसे कई बार कवर करवा चुका हूं। तो थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। इसे फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा किसको जाता है? तो वो कहा जाता है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये किसके टाइम पीरियड में कौन था उस टाइम गवर्नर जनरल या वाइसरॉय?
तो उस टाइम वॉइसरॉय था भारत का, उसका नाम था डफरिन। क्या नाम था उसका? डफरिन। डफरिन ने एक कमेंट भी किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। वो कमेंट क्या था? तो उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सिडिशन बोला था। क्या कहा था? विद्रोह का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ सिडिशन। और 1885 के सेशन कहां हुआ था? 1885 का सेशन हुआ था बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1886 का सेशन कहां हुआ था? 1886 का सेशन हुआ था कैलकाटा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर हुआ 1887 का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पहली बार जो मुस्लिम थे, एक जिनका नाम क्या था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इन्होंने पहली बार अध्यक्षता किसकी की? इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की। और ये कहां हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। नेक्स्ट सेशन है इलाहाबाद। इलाहाबाद का सेशन कौन सा वाला? 1888। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इलाहाबाद के इस सेशन की अध्यक्षता एक फॉरेनर ने की थी, जिसका नाम क्या था? जॉर्ज यूले। क्या नाम था उसका? जॉर्ज यूले। बाकी मैंने आपको और भी इंपॉर्टेंट सेशन बताए, जैसे 1906, 1907। बाकी मैं आज कुछ और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के बारे में बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 1911 का सेशन। 1911 के सेशन कहां हुआ था और किसने इसकी अध्यक्षता की? तो 1911 का सेशन हुआ था कैलकाटा में। और इसकी अध्यक्षता की थी बिशन नारायण धर। BN धर, बिशन नारायण धर। इन्होंने अध्यक्षता की थी 1911 के सेशन की। इस सेशन के दौरान क्या हुआ था? इस सेशन के टाइम पीरियड में दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे और भारत की कैपिटल कैलकाटा से बदलकर क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया था। अगला सेशन है 1920 का। 1920 का कौन सा वाला सेशन? ये नागपुर वाला। ये नागपुर वाला सेशन कब हुआ था? 1920। और 1920 में क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू तो 1919 में हो गया था, लेकिन नागपुर वाले सेशन में नॉन कॉपरेशन को जन आवाज मिल गई। और नागपुर के सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नागपुर के सेशन की अध्यक्षता की थी, उनका नाम था CV हरिहर। CV हरिहर। नागपुर का सेशन बता दिया, इलाहाबाद का सेशन बता दिए। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ना नागपुर का ना इलाहाबाद का। कौन सा सेशन था? बेलगांव का। बेलगांव का सेशन कब हुआ था? 1924 में। इकलौता ये सेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके पहले ना इसके बाद महात्मा गांधी किसी सेशन में अध्यक्ष नहीं रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बॉम्बे का सेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि 1885 में हुआ था। एक सेशन हुआ था 1931। ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था कराची में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई। किसके बारे में बात हुई? फंडामेंटल राइट्स के बारे में, DPSP के बारे में बात हुई। और इसी सेशन के दौरान जो इरविन गांधी पैक्ट हुआ था, इरविन गांधी पैक्ट, उसको रेटिफाई किया था। और क्या हुआ था? और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको कैंसिल कर दिया था। अगला सेशन है 1937। 1937 का सेशन कहां हुआ था? फैजपुर। ये फैजपुर एक विलेज है। कहां पर है ये विलेज? ये गांव है महाराष्ट्र में। पहली बार किसी गांव में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की। फिर इसके अगले साल 1938 हरिपुरा का सेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? हरिपुरा के सेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस। फिर इसके अगले साल एक और सेशन हुआ 1939 में। यह हुआ था त्रिपुरी का सेशन। इस त्रिपुरी के सेशन में
आमने सामने आए सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया और भारी मतों से जीतकर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी वाले सेशन के प्रेसिडेंट बन गए। अध्यक्षता किसको मिली? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार यानी मेरी हार। तो इनडायरेक्टली गांधी जी किसके विरोधी हो गए? सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ये सुनकर ये जो अध्यक्षता थी ये त्याग दी। फिर त्रिपुरा सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो त्रिपुरी सेशन की अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ना बॉम्बे, ना इलाहाबाद, ना नागपुर। महात्मा गांधी ने कौन से सेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव वाले। कब की थी? 1924 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following option gives the correct chronological order of ruler of the Mauryan Empire? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम देता है? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोका? देखो ये बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है क्या करना होता है? अगर आपको मौर्यन डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर पता है तो भी आप इजीली कर पाएंगे, और आपको लास्ट रूलर पता है तो भी आप कर पाएंगे इसको। फर्स्ट रूलर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बृहद्रथ नहीं, ये नहीं हो सकता, बृहद्रथ लास्ट रूलर था। अशोका भी नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ये ऑप्शन होल्ड कर लेते हैं। बिंदुसार ये भी नहीं। तो इसका आंसर आपको मिल गया ऑप्शन थर्ड। पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका और फिर बृहद्रथ। तो जरा मौर्यन साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी कब से कब तक चली? तो मौर्यन साम्राज्य चला था 321 बीसी से लेकर 185 बीसी तक। इसके लास्ट रूलर कौन थे? इसके लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, और फर्स्ट जो फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे 321 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो मौर्यन से पहले जो शासन था वो किसका था? नंद। और नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा। महापद्मनंदा। लेकिन किसको हरा के नंद डायनेस्टी का एंड किया और मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत की चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो उनका नाम था धनानंद। धनानंद। धनानंद को हराया और राजगद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी हेल्प से? तो ये बैठे थे कौटिल्य की हेल्प से। कौटिल्य या फिर इन्हीं का नाम था विष्णुगुप्त। और क्या नाम था? और नाम था इनका एक और, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, चाणक्य। किस नाम से? चाणक्य। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जो फेमस बुक थी, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया मैंने आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में एक रूलर छोड़ गया था अलेक्जेंडर, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, अपना गवर्नर बना के। किसको? सेल्यूकस निकेटर। अब सेल्यूकस निकेटर को हरा के कब? 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो रीजन था, फ्रंटियर वाला रीजन, ये जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इस वाले एरिया पर भी कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ कहां पर हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी कर्नाटका में। कर्नाटका में किस जगह पर? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला। और ये भद्रबाहु के साथ क्या हुआ था? ये जो अवध वाला रीजन है, जो ये पूरा नॉर्दर्न रीजन है, इसमें सूखा पड़ा था, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु कर्नाटका गए थे श्रवणबेलगोला में। ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। जैनिज्म के फॉलोअर थे और इन्होंने सल्ले खाना, एक प्रक्रिया या एक व्रत होता है सल्ले खाना, जिसके तहत खाना त्याग कर अपना आत्मदाह यानी अपना शरीर त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, उनका नाम था बिंदुसार। दूसरे रूलर हुए जिनका नाम क्या था? बिंदुसार। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था?
बिंदुसार का टाइम पीरियड था 297 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। ये आजीविका सेक्ट के फॉलोअर थे, आजीविका सेक्ट। और इन्हीं को दूसरा नाम भी दिया गया था, क्या बोला जाता था? अमित्र घाट, अमित्र घाट, अमित्र घाटा या अमित्र घाट, जिसका मतलब होता है स्लेयर्स ऑफ एनिमी, स्लेयर ऑफ एनिमीज। और बिंदुसार के रिलेशन सीरिया और इजिप्ट से काफी अच्छे थे। अगले रूलर कौन हुए? अगले रूलर का नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अशोका टाइम पीरियड कब से कब तक था? अशोका का टाइम पीरियड था 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक। इनका कोरोनेशन कब हुआ? मतलब इनका राज तिलक हुआ था 269 बीसी में। ये 4 साल किया क्या? 4 साल इन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिनमें माना जाता है कि अपने इनके 99 या 100 भाई थे, उनको मार कर ये राजा बने थे। किसकी हेल्प से? राधा गुप्ता की हेल्प से। इन्होंने कलिंग का वॉर भी लड़ा था 261 बीसी में। 261 बीसी में कौन सा वॉर? कलिंग वॉर। और ये कलिंग वॉर कहां दिया हुआ है? 13th रॉक एडिक्ट, यानी 13वें शिलालेख पर दिया गया है कलिंग वॉर के बारे में। और बाद में ये किसके फॉलोअर बन गए थे? तो अशोका फॉलोअर बन गए थे बुद्धिज्म के। और बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इनके बेटे, जिनका नाम था महेंद्र, और इनकी बेटी जिनका नाम था संघमित्रा, इनको अशोका ने सिलोन, सिलोन किसको कहा जाता था? श्रीलंका को। प्रचार प्रसार के लिए बुद्धिज्म के किसको भेजा था? अपनी बेटी संघमित्र और महेंद्र को भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार के लिए सिलोन, अशोका ने। अशोका ने रॉक एडिक्ट्स भी बनवाए थे और पिलर इंस्क्रिप्शन यानी स्तंभ लेख भी करवाया और शिलालेख भी करवाया था। और जो इन पे जो स्क्रिप्ट होती थी वो कौन सी स्क्रिप्ट होती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और जो लैंग्वेज होती थी वो कौन सी होती थी? प्राकृत। और मौर्यन के आखिरी रूलर का नाम क्या था? बृहद्रथ। ये आपको मैंने थोड़ा मौर्यन रूलर्स के बारे में बताया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्धमान महावीर द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म was born at dash and died at dash। वैशाली में जन्मे और राजगिरा में मृत्यु हुई, या कुंडग्राम में जन्मे या फिर पावापुरी में मृत्यु हुई? सी चंपा में जन्मे या काशी में मृत्यु हुई, या डी कुशीनारा में जन्मे या लुम्बिनी में मृत्यु हुई? तो इसका आंसर करने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। शुरुआत करते हैं जैनिज्म के फाउंडर। जैनिज्म के फाउंडर कौन थे? तो जैनिज्म के फाउंडर माना जाता है ऋषभ देव को। लेकिन ये पूछा जाए कि रियल फाउंडर कौन थे, तो जैनिज्म के रियल फाउंडर थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 450 बीसी में। और किस जगह हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम, कुंडलग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशाला। इन्होंने 30 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 30 ईयर, इन्होंने घर त्याग दिया, यानी रिनंशिएशन। और इन्हें केवल्य की प्राप्ति कब हुई? 12 साल बाद, जब ये 42 साल की उम्र के हो गए, तब इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई। और ये केवल्य इन्हें कहाँ प्राप्त हुआ? साल का वृक्ष, साल ट्री के नीचे, जो कहाँ था? जाम्बिकी ग्राम। तो इन्हें केवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? शाल वृक्ष के नीचे जाम्बिका ग्राम में, एट द एज ऑफ 42। महावीर स्वामी को एक टाइटल भी दिया था, जिन्न। जिन्न का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर किस पर विजय प्राप्त करे जब उसे जिन्न बोला जाता है? जिन्न या जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी डिजायर्स यानी अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे बोला जाता था जिन्न। और ये टाइटल किसको मिला था? महावीर स्वामी को। तो जैनिज्म की मेन टीचिंग क्या थी?
जिन्हें त्रिरत्न या फिर इन्हें ही बोला जाता है थ्री ज्वेल्स। तो ये थी राइट फेथ, जिसे हिंदी में कहते हैं सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, और राइट कंडक्ट सम्यक आचरण। और जैनिज्म के अंदर पंच महाव्रत का जिक्र है, जिन्हें बोला जाता है 5 वाउस, या इन्हें ही बोला जाता है पंच महाव्रत। ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? ये पंच महाव्रत फॉलो किए जाते हैं मोंक्स द्वारा। ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पहला अहिंसा, यानी अहिंसा का रास्ता अपनाना है। दूसरा सत्य, यानी सत्य बोलना है। तीसरा अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी नहीं करनी है। फोर्थ अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है त्याग, यानी सेक्रीफाइस। और पांचवी वो, यानी पांचवी जो महाव्रत है वो कौन सा है? पांचवी वाव है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। पहले ये चार थी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने ये जो पांचवा महाव्रत है, ये ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? ये जोड़ा था महावीर स्वामी ने। ये कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी थे 24 तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर हुए जैनिज्म में। पहले कौन थे? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी को किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? तो महावीर स्वामी को डिनोट किया जाता है लाइन से। ये क्वेश्चन भी आता है। ये जो पंच महाव्रत है ये तो फॉलो किए जाते हैं मॉन्क्स द्वारा, लेकिन जो कॉमन पीपल द्वारा जो व्रत फॉलो किया जाता है उसे बोलते हैं अनुव्रत। वो थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो उन्हें क्या बोला जाता है? अनुव्रत। ये कौन फॉलो करते हैं? ये कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं। जो आम लोग जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं? अनुव्रत को। जैनिज्म की कितनी काउंसिल हुई? तो टोटल 2 काउंसिल हुई थी। फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कब हुई थी? फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल हुई थी 300 बीसी में, और इसको करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। और ये हुई कहां थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? स्थूलबाहु। दूसरी जैन काउंसिल कब हुई? वो हुई थी 512 एडी, 512 एडी में हुई थी, और इसको करवाया था देवार्धी ने। और ये कहां हुई थी? ये हुई थी वल्लभी, गुजरात में। कहां हुई? ये वल्लभी, गुजरात में। और इसी के दौरान ही जो टेक्स्ट था, जो 12 अंग, जो जैनिज्म टेक्स्ट है उन्हें बोला जाता है 12 अंग, उनका कंपाइलेशन हुआ था। और ये 12 अंग का जो कंपाइलेशन हुआ था किस लैंग्वेज में हुआ था? ये हुआ था प्राकृत लैंग्वेज में। तो ये सब था जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म के जो 24 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी के बारे में। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो वैशाली में तो जन्मे थे, लेकिन राजगृह यहां पर मृत्यु नहीं हुई, तो ये नहीं हो सकता। कुंडग्राम में जन्मे और पावापुरी में मृत्यु हुई। हाँ, शायद मैंने बताया नहीं, इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। और कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। और कहां हुई थी? पावापुरी में। तो इसका आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2, कुंडग्राम एंड पावापुरी। कुंडग्राम में जन्म हुआ था इनका, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड थ्रू मेजर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज डिस्ट्रक्शन, वेदरिंग, डिसोल्यूशन, रेनफॉल और लिथिफिकेशन? किस प्रकार की चट्टान का निर्माण प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे विनाश, अपक्षय, विघटन, वर्षा और लिथिफिकेशन के माध्यम से होता है? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, सब मेटामॉर्फिक रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स? मैंने रॉक्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो हल्का हल्का इसका रिवीजन कर लेते हैं। रॉक्स की स्टडी को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। और कितने टाइप्स की रॉक होती है? तो 3 टाइप की होती है। एक होती है आपकी इग्नियस रॉक, दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा टाइप है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स को ही बोला जाता है रूपांतरित चट्टानें। और इग्नियस रॉक में 2 टाइप होते हैं आपकी, एक होती है इंट्रूसिव रॉक और दूसरी होती है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक
जो रॉक मैग्मा, जो ये वॉल्केनो है, ये अंदर ही जो ठंडा होके मैग्मा और या लावा से अंदर ही वॉल्केनो के अंदर चट्टाने बन जाती हैं या रॉक बन जाती हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। लेकिन ये लावा बाहर निकलकर ठंडा होकर जो चट्टाने बनती हैं उन्हें बोलते हैं एक्सट्रूसिव। इसका एग्जाम्पल कौन सी रॉक है? तो वो है बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बसाल्ट। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? तो इसमें होता है आपका एक्यूमुलेशन, और इसमें होता है आपका सीमेंटेशन, और होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन कॉम्पैक्ट होती है, ऐसे एक्यूमुलेशन होती है, और फिर इसमें कॉम्पैक्शन मतलब कि दबाव पड़ता है और फिर ये ठोस हो जाती हैं। तो ये कौन सी चट्टान है? आपकी सेडिमेंट्री। आपको आंसर मिल गया होगा। यहां पर आप देख सकते हैं लिथिफिकेशन। सेडिमेंट्री रॉक कैसी होते हैं? इसमें लिथिफिकेशन होता है। लिथिफिकेशन में ही होता है आपका कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक्स। मेटामॉर्फोरिक रॉक्स कौन सी होती हैं? मेटामॉर्फोरिक रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक हो गई और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये प्रेशर में चेंज या टेम्परेचर की वजह से, जो जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है सैंडस्टोन और आपका लाइमस्टोन। ये जो है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, बसाल्ट, ये क्या करती हैं? अपना रूपांतरित हो जाती हैं और ये कन्वर्ट किस में हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे सेल जो होता है वो कन्वर्ट होके, सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है लेकिन ये रूपांतरित होके किस में बदल जाती है? स्लेट में। वही लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है लेकिन इसमें रूपांतरण हो जाता है और ये किस में बदल जाती है? ये बदल जाती है मार्बल में। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? जो इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स में रूपांतरण हो जाता है प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, उन्हें बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। जरा मैं आपको ये बता देता हूं, ये डिस्ट्रक्शन, वेदरिंग, डिसोल्यूशन की वजह से कैसे रॉक बनती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या होता है, मान लो कोई चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, यह मैं आपको फिगर से समझा रहा हूं। ये बड़ी बड़ी चट्टाने यहां रही होंगी, तो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से ये क्या होती है? ये बड़ी बड़ी चट्टाने छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाती हैं। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। अब ये पार्टिकल्स ऐसे इरोजन होता है। इरोजन किसके द्वारा होता है? जब ये टूट गई है तो पानी की वजह से इरोजन होता है और ये ऐसे आके इरोज होकर आगे की तरफ आती हैं। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये कहीं जाके इकट्ठा होंगे जिसे कहते हैं डिपोजिशन। ये देख लो आप लेयर, ये एक लेयर इकट्ठा हो गई, फिर इसके ऊपर एक और लेयर इकट्ठा हो गई, फिर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स और आ रहे हैं, ये और इकट्ठा हो रहे हैं। फिर इनमें क्या होता है? फिर इनमें होता है कॉम्पैक्शन। ये अब धीरे धीरे ये नीचे वाली थोड़ी सी लूज रहेगी, फिर ऊपर एक लेयर बन जाएगी तो वो नीचे वाली को दबा देगी। ये कुछ ऐसा है कि आप एक शीट, दो शीट ऐसे रखते जाओ, धीरे धीरे एक दूसरी शीट का तीसरी शीट से भार बढ़ने की वजह से नीचे वाली शीट में क्या होता रहता है? दबाव की वजह से वो कॉम्पैक्ट होती रहती है। तो ये बार बार क्या हो रहा है? ये अब हो रहा है इसमें कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्ट होके कैसी हो जाती है? सीमेंट की तरह हो जाती है, तो सीमेंटेशन। और इन चट्टानों में ही पाए जाते हैं फॉसिल्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि फॉसिल्स कौन सी चट्टानों पे पाए जाते हैं? तो फॉसिल्स पाए जाते हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो ये जितने भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं कौन सी चट्टानों में होती हैं? आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स propose that the earth lithosphere is divided into major plates। प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल डैश प्रमुख प्लेटों में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी के थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा, पृथ्वी के इतिहास की तरफ। तो हम चलते हैं 20 मिलियन साल पहले। तो तब क्या हुआ था? तब ये जो आज आप देख रहे हो ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट है, पहले ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं हुआ करते थे। पूरा बीच में एक देखो ये लैंड मास है और इसके चारों तरफ पानी है। जो पानी वाला पार्ट है उसे कहा जाता था पेंथेलासा, और ये जो ये वाला हिस्सा है, जो ये लैंड मास है, ये जो कॉन्टिनेंट सारे मिलकर जुड़े हुए हैं, ये इसे बोला जाता था पेंजिया।
लेकिन धीरे धीरे ये जो प्लेट्स थी, ये जो लैंड मास है, ये टूटने लगा और एक दूसरे से अलग होने लगा। इसी को बोला जाता था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और इसके लिए एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी किसने थी? तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी एल्फ्रेड वेगनर ने। और ये कब दी थी? ये दी थी 1912 में, 1912 में। अब ये क्या हुआ था, जब ये पहले टूटा तो ये दो हिस्सों में टूटा। पैंजिया वाला जो ये हिस्सा है, ये दो हिस्सों में टूटा। ये वाला ऊपर चला गया जिसे बोला गया लॉरेशिया, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो टूट के नीचे अलग हुआ, इसे बोला गोंडवाना। और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा था, जो पानी था, उसे बोला गया टेथिस सागर, टेथिस सी। ये टेथिस सी ही आगे चलकर धीरे धीरे क्या बना? माउंट एवरेस्ट। आज भी माउंट एवरेस्ट में टेथिस सी में, मतलब जो सागर के अंदर जो मिनरल्स होते थे, जो फॉसिल्स होते थे, जो असल में पाए जाते हैं समुद्र में, वो माउंट एवरेस्ट पर भी पाए गए हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि पहले माउंट एवरेस्ट समुद्र था। तो माउंट एवरेस्ट पहले क्या था? टेथिस सी। फिर ये लॉरेशिया और गोंडवाना ये भी अलग अलग हुए। फिर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। ये जो अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये ऐसे अलग अलग हो गई और इन्हीं को ही कहा जाने लगा टेक्टोनिक प्लेट्स। वैसे तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। कितनी? 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि कितनी मेजर प्लेट्स हैं। ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। लेकिन और भी माइनर प्लेट्स हैं, जैसे नाज़का, कोकोस, फिलीपींस प्लेट, ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स हैं। लेकिन मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? पहला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर ये साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, यूरेशियन। यूरोप और एशिया को मिलकर एक प्लेट बनी है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट। और आपकी ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर एंटार्क्टिका प्लेट, और आपकी पैसिफिक ओशियन प्लेट। ये आपकी 7 मेजर प्लेट्स हैं। आप जैसे अगर ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, ये जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट हैं, आप अगर इनको देखोगे, देखो अगर ये ऐसे लग नहीं रहे जैसे जिगसॉ पजल है। ये अगर इनको एक दूसरे में मिलाएं तो ये एक दूसरे में अटैच हो जाएंगी। तो ऐसा कहा था एल्फ्रेड वेगनर ने। पर इसकी जो ये थ्योरी थी, आप जानते हो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं की गई थी, क्योंकि इनका कहना था ये जो प्लेट ड्रिफ्ट कर रही है, ये किसके थ्रू कर रही है? ये आपकी ओशियनिक क्रस्ट की वजह से कर रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही भी थे। क्या होता है कि जो पृथ्वी है, आप जानते हो वो जो मिड ओशियन रिज है, उस वाले रीजन में जैसे हमारी स्किन होती है, डेड स्किन उतरती रहती है, नई स्किन आती रहती है, ऐसे ही नई क्रस्ट बनती रहती है, नई ओशियनिक क्रस्ट बनती रहती है। और इसी के मूवमेंट की वजह से ही होती है लिथोस्फेरिक प्लेट में मूवमेंट। लेकिन पूरी तरह ये सही नहीं थे, क्योंकि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट का मूवमेंट है, इसके पीछे पीछे रीजन ये ओशियनिक क्रस्ट नहीं है। क्योंकि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट करती हैं, ये मूवमेंट करती हैं एस्थेनोस्फेयर की वजह से। एस्थेनोस्फेयर मैंने आपको पहले भी बताया, ये कौन सा वाला हिस्सा है? ये वो है जो आपकी लिथोस्फेयर के नीचे जो मोल्टन स्टेट में जो पिघले हुए प्लास्टिक की तरह जो लेयर है ना, उसे बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसमें कन्वेक्शन करंट पैदा होती है, जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट जो है मूवमेंट करती हैं। और इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी भी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी हैरी हेस ने। और ये कब? 1960 में। किसके द्वारा? हैरी हेस। तो आपको दो चीजें समझ में आई। आपको समझ में आया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी? 1960 में हैरी हेस ने दी थी। पहले ये पैंजिया था, पैंथलासा, फिर ये बीच में से टूटा, ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया, फिर टेथिस सागर बना बीच में, और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना। फिर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स बनी, एक दूसरे से दूर मूव होती रही। ऐसे करके 7 मेजर प्लेट्स बनी, जिसमें माइनर प्लेट्स भी हैं। कोको प्लेट्स हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, फिलीपीन प्लेट हो गई, ये सारी आपकी माइनर प्लेट्स हैं। तो इसका आंसर आपको मिल गया
कि कितनी मेजर प्लेट्स हैं, टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? सिक्किम, असम, महाराष्ट्र या नन ऑफ द अबव? वैसे ये क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। पहले मैं आपको सेंसस के बारे में बताता हूँ, फिर इसका आंसर करूंगा। जैसा कि सेंसस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सेंसस सबसे पहली बार कब आया था? 1872 में। किसके टाइम पीरियड में आया था? तब वाइसरॉय कौन था? उस टाइम वाइसरॉय था लॉर्ड मेयो। सेकेंड टाइम सेंसस कब हुआ? सेकेंड टाइम सेंसस 1881 में हुआ। किसके टाइम पीरियड में? रिपन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बार सिंक्रोनस सेंसस हुए, मतलब इसके बाद हर 10 साल में सेंसस होने लगा। ये जो 2011 वाला सेंसस है, ये भारत की आजादी के बाद 7वां, और जब से शुरू हुए तब से ये 15वां सेंसस है। सेंसस 2011 के चेयरमैन कौन थे? उनका नाम था सी चंद्रमौली। क्या नाम था उनका? सी चंद्रमौली। और 1881 के सेंसस के कौन थे? उनका नाम था प्लॉडेन। क्या नाम था उनका? प्लॉडेन। लेकिन फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हेनरी वॉल्टर को। अब हेनरी वॉल्टर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1830 जो ढाका, जो आज कहाँ है? बांग्लादेश में, पहली बार जो सेंसस हुआ था ढाका सिटी में हुआ था 1830 में। किसने कराया था? हेनरी वॉल्टर। इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सेंसस। और 2011 के सेंसस के बारे में थोड़ा अगर हम जाने, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भारत की कितनी है? तो लिटरेसी रेट भारत की है 74.04, जिसमें जो मेल लिटरेसी रेट है वो 82.14% है, और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 65.46% है। सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा है? सबसे साक्षर स्टेट कौन सा है? तो वो है केरला। और किसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है? तो वो है बिहार। बात करें सेक्स रेशियो, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो भारत का क्या था? तो वो था 943। अब हाईएस्ट कहाँ का? अगेन केरला का। और लोएस्ट कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा का सेक्स रेशियो कितना था? 879। वहीं केरला का सेक्स रेशियो कितना था? 1084। यानी 1000 मेल पर 1084 फीमेल। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाईएस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन किसकी? सिक्किम। सिक्किम आप जानते हो कि सबसे कम पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन या लीस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है? तो वो है सिक्किम। लेकिन सिक्किम में 27% बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, फिर भी इसका आंसर सिक्किम नहीं है। क्यों? भले ही सिक्किम परसेंटेज में ज्यादा है, लेकिन नंबर में कौन ज्यादा है? महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो कौन से स्टेट की है? वो है महाराष्ट्र की, ना कि सिक्किम की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज द हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट directly proportional to the resistance of the conductor, the square of the current and the duration for which the current flow? तो ये हुक्स लॉ है, जूल्स लॉ है, कुलम्स लॉ है या फैराडेज लॉ है? एक एक करके हम सारे लॉज पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। तो वैसे बहुत ही इजी है, अगर किसी को नहीं भी पता था तो भी हिंट लेकर, जूल। जूल आप जानते हो ये किसकी एसआई यूनिट है? ये वर्क की एसआई यूनिट है, और ये आपकी एनर्जी की भी एसआई यूनिट है। और वर्क, एनर्जी, हीट जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? वो आपका वर्क या एनर्जी से रिलेटेड है। तो ऐसे करके मतलब एक जो है अजम्पशन से हम इसका आंसर ऑप्शन 2 कर सकते थे, लेकिन एक एक करके मैं आपको लर्निंग देनी है ना, तो इसलिए एक एक करके हम सारे लॉस को पढ़ेंगे, हुक लॉ को पढ़ेंगे, जूल्स लॉ को पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपका हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ दिया किसने था? ये दिया था रॉबर्ट हुक ने।
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हुक्स लॉ। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्प्रिंग को हुक बोलते हैं कभी कभी, तो हुक्स लॉ, तो स्प्रिंग से रिलेटेड है आपका हुक्स लॉ। ये एग्जाम्पल की वजह से मैंने आपको ये लगा रखा है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि देखो, अगर ये स्प्रिंग है, अगर मैं स्प्रिंग के नीचे वेट लगा दूं, तो यहां आप देख रहे हो ये इसकी लेंथ है, ये पर्टिकुलर इसकी कुछ लेंथ है, लेकिन ये लेंथ क्या हो गई, ये बढ़ गई ना, ये थोड़ी चेंज हो गई। अब यहां पर वेट और बढ़ा दिया तो ये लेंथ और बढ़ गई। तो ये क्या लग रहा है, इस स्प्रिंग पर मैं क्या डाल रहा हूं, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से, ये स्ट्रेस किस वजह से, ये जो फोर्स लग रही है नीचे, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अगर मैं इस पर, इस वाली स्प्रिंग पर अगर फोर्स लगाता हूं जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है इस स्प्रिंग में, और इस स्ट्रेस के बढ़ने के कारण इसमें क्या हो रहा है, इसकी लेंथ में चेंज हो रहा है। लेंथ में अगर चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल। वो लेंथ जो चेंज हो रही है अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन पड़ता है तो क्या होता है, ये स्प्रिंग की एक ये लेंथ थी, लेकिन अब क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है जब इस पर फोर्स पड़ रहा है। तो स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन पड़ रहा है। तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर हम स्प्रिंग पर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, फोर्स लगेगा, तो उससे क्या बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। फोर्स लगाने से क्या बढ़ा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ चेंज हुई। लेंथ चेंज हुई, इसका मतलब इस स्प्रिंग पे क्या पड़ रहा है, स्ट्रेन। तो ये क्या कहती है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटा देंगे, तो स्ट्रेस बराबर ई स्ट्रेन निकल कर आएगा। और ये जो ई होता है, ई अगर मैं इसको निकालूं, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, इस ई को ही बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां आप देख रहे हो, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे आधारित होता है कि ये जो स्प्रिंग है ये किस मटेरियल की बनी है, उस पर आधारित होता है आपका ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छे मटेरियल की होगी तो ज्यादा स्ट्रेस भी झेल पाएगी और ज्यादा स्ट्रेन भी झेल पाएगी। तो ये किसके बारे में मैंने बताया आपको, हुक्स लॉ। ये वाला फिगर किसके लिए है, ये वाला फिगर मैंने आपको फैराडे लॉ समझाने के लिए लगा रखा है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर से अटैच है गैल्वेनोमीटर या बल्ब। तो जब इस मैग्नेट का मूवमेंट आगे या पीछे इसकी तरफ होगा, इस कंडक्टर की तरफ, तो क्या होगा, इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में एक करंट उत्पन्न होगा, एक विद्युत उत्पन्न होगा। उसे बोलते हैं हम इंड्यूस करंट। क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस करंट। और इस करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आगे पीछे होगी। अगर हम इसका मूवमेंट, मान लो ये आगे पीछे इसका मूवमेंट करेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट बनेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग चेंज होगी, या जो बल्ब होता है वो जल जाता है। इसी को ही कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये आपका फैराडेज लॉ पर ही काम करती है। ये वाला जो ये वाला है ना, इसी के आधार पर काम करती है। अब आपको मैं बताता हूं कूलम्ब्स लॉ। मैंने आपको एक न्यूटन का लॉ बताया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कुछ ऐसा ही होता है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, जैसे दो मास हैं, जो मैंने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ टू बॉडीज, उनके प्रोडक्ट और उनकी बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे ही कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स होता है, जो दो चार्ज हैं Q1 और Q2,
इन दोनों के बीच जो रिपल्सिव या जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के। तो ये क्या है आपका कूलम्ब्स लॉ। मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ बता दिया, आपको फैराडे लॉ बता दिया, हुक्स लॉ। तीनों में हीट की बात नहीं हुई, तो ये तीनों तो आंसर इसके नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट and directly proportional to the resistance of the conductor and proportional to the time duration। ये क्या है? ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। इसी पर आधारित, वैसे यहां पर हीट क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर मान लो कोई ये आपका तार है, ये जो तार है, इस तार में अगर मैं करंट जो है वो फ्लो करवाऊं, आप जानते हैं कि अगर मान लो इसमें इस तार में रेसिस्टेंस भी होगा, और अगर मैं इस तार में रेसिस्टेंस बढ़ा दूं जिसकी वजह से क्या होगा, अवरोध बढ़ जाएगा। अवरोध बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये तार हीट हो जाते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है वो हीट के रूप में वेस्ट होती है। क्या होती है? वेस्ट होती है। तो क्या होता है, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ जाती है। वैसे ही अगर मैं करंट को भी ज्यादा बढ़ा दूं, करंट अगर स्क्वायर कर दूं, इतना करंट अगर बढ़ेगा तो उस कंडक्टर में हीट निकलेगी। ऐसे ही टाइम बढ़ा दूं तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्यूरेशन, आई स्क्वायर और आपका रेसिस्टेंस। और इसी हीटिंग को हार्नेस करके, आप जानते हो ना हीटर्स काम करते हैं इस पर, आपकी जो प्रेस होती है, इसी हीट, ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसी पर आधारित ये जो हीटर्स और आपकी प्रेस, ये इसी लॉ पर आधारित है, इसी सिद्धांत पर काम करती हैं वो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा ऑफ एनिमल किंगडम? ऑप्शन नंबर ए हनी बी, बी लीचीज, सी स्क्विड या डी कंगारू। इसका आंसर करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनिमल किंगडम की जो फाइलम का क्लासिफिकेशन होता है वो किस आधार पर होता है। तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन दो फाइला, जो मेन जो इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं वो किसकी वजह से, ये कॉर्डेट्स हैं या नॉन कॉर्डेट्स हैं। अब ये कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? एक तरीके से ऐसे मानिए रीढ़ की हड्डी, ऐसे ही एक होता है नोटोकॉर्ड, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो होते हैं कॉर्डेट्स, और जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होते उन्हें बोला जाता है नॉन कॉर्डेट्स। और क्या डिवीजन और क्लासिफिकेशन के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? तो एक फीचर है सेल अरेंजमेंट। जो सेल का अरेंजमेंट है वो किस लेवल का है? वो आपका सेल्यूलर लेवल का है, या आपका टिश्यू लेवल का है, या ऑर्गन लेवल का है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। इस आधार पर भी एनिमल किंगडम के फाइलम में क्लासिफिकेशन है। जैसे आपका पॉरीफेरा में आपका सेल्यूलर लेवल का क्लासिफिकेशन है। वहीं निडेरिया में टिश्यू लेवल का है। ऑर्गन लेवल का आपका ऑर्थोपोडा में ऑर्गन सिस्टम का आपका एकाइनोडर्माटा। ये सब सेल अरेंजमेंट पर आधारित है कि आपका सेल्यूलर अरेंजमेंट है, टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। एक है सिमेट्री कैसी है? जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सिमेट्री कैसी है? वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल का मतलब क्या है? जैसे कोई भी शेप है, अमीबा कोई भी शेप है तो वो हो गई सिमेट्रिकल। जैसे पॉरीफेरा की कोई शेप नहीं होती तो उसे बोलते हैं असिमेट्रिकल। दूसरा टाइप होता है, इसमें आती है रेडियल सिमेट्री। कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है जैसे आपकी स्टारफिश को आप ऊपर से, स्टारफिश कह रहा हूं, स्टारफिश की भी वैसे रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे आपकी जेलीफिश, ऊपर से आप देखोगे ऐसी गोल सी होती है, आप इसको कहीं से भी काटो, ये दो बराबर हिस्सों में, मतलब ये वाला हिस्सा इस पर सुपर इंपोज हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और तीसरी सिमेट्री होती है आपकी बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है जैसे हम इंसानों की सिमेट्री कैसी होती है?
अब अगर हम इसको बीच में से काटें तो ये वाला हिस्सा इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। ये इसका लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, ये इसका लेफ्ट साइड है, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो ऐसी सिमेट्री को क्या बोला जाता है? ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें सिलोम कैविटी जो होती है उसके आधार पर भी इनका डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे एक तो आधार है इनका लेयर्स कि कितनी ब्लास्टिक, मतलब ये डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अगर इनमें 3 लेयर हैं, 3 कौन कौन सी लेयर? यहां देखो आप, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों लेयर अगर प्रेजेंट हैं तो उन ऑर्गेनिज्म, उस फाइलम को बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी अरेंजमेंट है उसमें जो ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और आपका एंडोडर्म, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में ये मीजोडर्म नहीं होती, खाली एक्टोडर्म होगी या एंडोडर्म होगी, तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो आपके होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अब इनके सिलोम यानी होता है, इसका मतलब होता है कैविटी, बीच का गैप, उसके आधार पर भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, आसिलोमेट, यूसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। ये वाला जो फिगर है आसिलोमेट मतलब यहां आपका मीजोडर्म में कोई कैविटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही ना, तो ये कौन से हो गए? कोई कैविटी नहीं है, मतलब नो कैविटी, मतलब कोई गैप नहीं है, तो ये कौन से हो गए? आसिलोमेट। यहां पर आप देखो, यहां कैविटी है, यहां भी है, और बीच में कोई टिश्यू भी नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं सिलोमेट या यूसिलोमेट। इन्हें क्या बोलते हैं? सिलोमेट। लेकिन तीसरा टाइप होता है आपका स्यूडोसिलोमेट। और स्यूडोसिलोमेट कौन से होते हैं आपके? आपका जो नीमाटोडा, ये जो नीमाटोडा फाइलम होता है ना, ये आपका स्यूडोसिलोमेट होता है। अब स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है? ये जो सिलोम है, ये बीच का जो कैविटी है, इसमें ऐसे यहां पर ना टिश्यूज आ जाते हैं, यहां पर टिश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये कैविटी क्या होती है? एक तरीके से होती भी है और नहीं भी होती है, मतलब बीच बीच में अवरोध है किसके? टिश्यू के। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है स्यूडोसिलोमेट। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन के आधार बता दिए। आपका सेल्यूलर है अरेंजमेंट, या उसका ऑर्गन लेवल का है, या डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री कैसी है, या सिलोमेट है, असिलोमेट है, तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला फिगर मैंने आपका ये लगा रखा है पॉरीफेरा का। इस फाइलम का फीचर क्या है? इस फाइलम का फीचर है सेल्यूलर लेवल का अरेंजमेंट है, दूसरा असिमेट्रिकल है, और मेन फीचर क्या है? इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स देख रहे हो छोटे छोटे, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है ऑस्टिया। ये मैंने आपको बता दिया पॉरीफेरा के बारे में। दूसरा मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये है निडेरिया। अब निडेरिया का फीचर क्या है? निडेरिया का फीचर है इनकी सिमेट्री होती है रेडियल। यहां आप ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये 2 फिगर है, ये आपका है जेलीफिश और ये आपका है सी एनिमोन। ये क्या है? ये आपकी है जेलीफिश, इसके एग्जाम्पल है जेलीफिश और सी एनिमन। अब ये वाली जो इनकी सिमेट्री होती है रेडियल होती है, और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। यहां पर क्या होता है ना, देखो ये अरेंजमेंट पहले सेल्यूलर बेसिक से, या हम कह लें प्रिमिटिव से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा इनका अरेंजमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो शुरुआत में सिमेट्री नहीं होती, फिर रेडियल डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। ये भी असिलोमेट है, मतलब यहां भी कोई कैविटी नहीं है। कैसे है ये? असिलोमेट है ये। और ये भी कैसा है? ये भी असिलोमेट है, मतलब यहां भी कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है। लेकिन नीमाटोडा में क्या होता है? ये आप ये वाला जो फिगर देख रहे हैं, ये नीमाटोडा का है, इन्हें बोला जाता है राउंड वॉर्म। ये भी असिलोमेट है। ये आपका जो प्लेटिफिल हेलमिंथस है, ये भी कैसा होता है? असिलोमेट। लेकिन जो थोड़ा बहुत सिलोम, थोड़ी बहुत कैविटी नजर कहां से आती है? वो आपकी आती है आपके राउंड वॉर्म यानी नीमाटोडा से। ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं
सीडो सिलोमेट। तो ये राउंड वॉर्म, ये कौन सा फाइलम है? राउंड वॉर्म, इसे राउंड वॉर्म कहते हैं और इसी को ही बोलते हैं नीमाटोडा, नीमाटोडा फाइलम। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसे ही बोलते हैं एस्चरमिन्थस फाइलम, एस्चरमिन्थस फाइलम। और इसका फीचर क्या क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको प्लेटीहेल्मिन्थस बता देता हूं। प्लेटीहेल्मिन्थस, अब प्लेटीहेल्मिन्थस का इस फाइलम का फीचर क्या क्या है? सबसे पहली बात मैंने बता दिया, असिलोमेट है, फ्लैट है। जो मेन फीचर है, ये फ्लैट बॉडी होती है। जैसे टेपवॉर्म, टेपवॉर्म कैसा है? फ्लैट बॉडी है। ल्यूकवॉर्म, ल्यूकवॉर्म भी कैसा? फ्लैट। लीवर फ्लूक, ल्यूकवॉर्म कह रहा हूं, ल्यूकवॉर्म नहीं, लीवर फ्लूक। और आपका प्लेनेरिया, प्लेनेरिया भी कैसे ही होती है? उसकी बॉडी फ्लैट होती है। और ये एक फीचर इसका फ्लैट हो गए। और ये अब इनका जो पहले मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक थे, थोड़ा सिंपल अरेंजमेंट था, लेकिन अब इनकी एक और लेयर आ गई। तो ये कितनी लेयर हो गई? 3, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसके आगे जितने भी फाइलम हैं वो सारे कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ही नीमाटोडा भी कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनकी जो ये फ्लैटवॉर्म है, ये फ्लैटवॉर्म कह लो या फिर टेपवॉर्म कह लो या इन्हें ही प्लेटीहेल्मिन्थस बोल लेते हैं, ये वाला जो है फाइलम, इसकी सिमेट्री है बाइलेटरल। कैसी सिमेट्री है? अब शुरू हो गई है बाइलेटरल। अब इससे आगे एक बस आएगा आपका इकाइनोडर्माटा, जिसकी रेडियल होगी, लेकिन इससे आगे सबकी सिमेट्री कैसी रहने वाली है? बाइलेटरल सिमेट्री। और इसमें देखो सेगमेंटेशन नहीं होती राउंड वॉर्म में। इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया? जैसे एस्केरिस इसका एक एग्जाम्पल हो गया, और इसका एक वुचेरिया एक एग्जाम्पल हो गया। जो हाथी पांव होता है वो किसकी वजह से होता है? वो आपका होता है वुचेरिया वैन क्रॉफ्टी की वजह से। किसकी? वुचेरिया वैन क्रॉफ्टी की वजह से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका नीमाटोडा। नेक्स्ट फाइलम ये कौन सा है? ये है एनेलिडा। अब एनेलिडा फाइलम की फीचर क्या क्या है? पहला, ये सिलोमेट है। कैसा है? सिलोमेट है। दूसरा, बाइलेटरल सिमेट्री है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन है। ये जो धारियां देख रहे हो, ये जो धारियां धारियां सी दिख रही हैं, इन्हें बोलते हैं सेगमेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अर्थवॉर्म हो गया, आपकी लीच हो गई, और आपका ये वाला ये नेरिस, ये किसके एग्जाम्पल है? नेरिस, नेरिस हो गई। ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके एग्जाम्पल हैं एनेलिडा के। नेक्स्ट फाइलम है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा ये सबसे बड़ा फाइलम है, एनिमल का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसके फीचर क्या क्या है? इसके फीचर भी वही, सिलोमेट है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन इसका एक मेन फीचर है। वो मेन फीचर क्या है? इसके जॉइंट अपेंडेजेस हैं, यानी इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं। तो ये इसका मेन फीचर हो गया। और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन, वो किसका बना होता है? वो बना होता है काइटिन का। अब आप जानते हो ना, जो फंगस होती है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऐसे ही ऑर्थोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना होता है? वो बना होता है काइटिन का। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ये सभी ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ये आपका है मोलस्का। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसका मेन फीचर क्या है? इसका मेन फीचर है सॉफ्ट बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा शेल होता है जो इसको बचाता है। वो कैसा होता है? कैलकेरियस सेल, यानी कैल्शियम और कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होता है जो बहुत हार्ड होता है, जो इनको प्रोटेक्ट करता है। तो इनके पास क्या होता है? वो शेल होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल हो गए आपका ऑक्टोपस हो गया, पिला हो गया। ये किसके एग्जाम्पल हैं? मोलस्का। सेम रेडियल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, सॉरी सिलोमेट कह रहा हूं, सिलोमेट है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्माटा। ये इकाइनोडर्माटा की जो सिमेट्री होती है, अगर ये जब बचपन में, मतलब जब ये यंग होते हैं तब होती है इनकी बाइलेटरल सिमेट्री, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाते हैं तो इनकी सिमेट्री कैसी हो जाती है? रेडियल सिमेट्री। सेम ये भी सिलोमेट होते हैं,
बाइलेटरल सिमेट्री, सॉरी बाइलेटरल कह रहा हूं, रेडियल सिमेट्री होती है, और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? स्टारफिश हो गया, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये किसके एग्जाम्पल हैं? काइनोडर्माटा। और इसका मेन फीचर क्या है? हर किसी का जैसे एक मेन फीचर है, इसका मेन फीचर है स्पाइनी स्किन, यानी मतलब ये होते हैं, ये वाले जो काइनोडर्माटा होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पाइनी होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है आपका हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा का ये जो फिगर है, ये जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? बेलेनोग्लॉसस। कई बार पूछा जाता है हेमिकॉर्डाटा का ये बेलेनोग्लॉसस कौन से फाइलम से रिलेट करता है, तो वो हेमिकॉर्डाटा से। तो मैंने आपको सारे फाइलम्स बता दिए। मैंने आपको अभी तक नॉन कॉर्डेट्स के बताए। कॉर्डेट्स में मैं कभी आगे आपको बताऊंगा, जिसमें आपके आते हैं पीसेस, मछली हो गई पीसेस, देन आते हैं आपके एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और आपके मैमल्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? हनी बी, ये तो नहीं होगा, ये तो ऑर्थोपोडा में। स्क्विड, ये भी नहीं है। कंगारू, कंगारू आपका मैमल है, तो इसका आंसर बचा कौन? लीच। जोक, जोक आपका कौन से फाइलम में आती है? वो आती है आपकी एनेलिडा फाइलम में। देखो बहुत अच्छे से इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। एक तरीके से ये समझो मैंने आपको पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा दिया। देखो कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे प्रजनन भाग है? रूट्स, स्टेम, फ्लावर या फ्रूट? वैसे देखो एक कंडीशन होती है जिसमें कुछ स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें रूट से भी आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे वो, और स्टेम से भी। लेकिन बात यहां पर आपकी स्पेशल केस की नहीं कर रहा है, यहां जो डिफॉल्ट सेटिंग में लगा हुआ है कि पौधे इस पार्ट से ही प्रजनन करते हैं, तो वो कौन सा होता है? आपके फ्लावर, जो फूल होते हैं उनके द्वारा पौधों में प्रजनन होता है। कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरीके का होता है ना, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगा। वैसे फिर भी आपको अगर समझना है तो मेरी एक वीडियो है प्लांट बायोलॉजी, आप वो देख सकते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल गैमिट होता है और एक आपका फीमेल गैमिट होता है। दो गैमिट होते हैं, गैमिट की फॉर्मेशन होती है, मेल गैमिट और आपका फीमेल गैमिट, और इनके बीच में होता है फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है जाइगोट। ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनता है? एम्ब्रियो, और इसी से ही नया पौधा या नया जीव बनता है। ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये कहाँ होता है? ये होता है फूल में। अब जरा ये मैं आपको समझा देता हूं फिगर के थ्रू। फूल के पार्ट क्या कौन कौन से होते हैं? ये जो हरी वाली जो पत्ती होती है इसे कहते हैं सेपल, लेकिन ये जो कली होती है इसे कहते हैं पेटल। दो पार्ट है ये। देखो ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कौन सा होता है? हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जिसपे दोनों होते हैं। आपका फीमेल ऑर्गन भी होता है और मेल ऑर्गन भी होता है। यहां पर स्टिग्मा जो कि फीमेल बॉडी है, इस पे स्टिग्मा भी है और इस पे ये वाला स्टैमिन भी है। तो दोनों है। ये पूरा जो फिगर है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये है स्टैमिन। कलर चेंज कर लेता हूं। ये क्या है? ये है स्टैमिन। और इसके दो हिस्से हैं, ये ऊपर वाला एंथर है, ये नीचे फिलामेंट है। अब इस एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन या तो पानी के थ्रू या हवा के थ्रू या जो इंसेक्ट होते हैं उनके थ्रू कहाँ जाता है? फीमेल पार्ट पर। कहाँ? स्टिग्मा पे। अब ये ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है और ऐसे स्टाइल में होते हुए कहाँ जाता है? ओवरी। ओवरी में होता है ओव्यूल। फिर जाकर ये फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनाता है, और ये वाला जो ओव्यूल वाला हिस्सा है ये आगे चलकर बनता है बीज। क्या बनता है? ओव्यूल बनता है सीड, और जो आपका ओवरी होती है ये किस में कन्वर्ट होती है? ये आपकी फ्रूट में। और इस सीड को वापस से जमीन में दबाओ, पानी डालो तो नया पौधा हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प कौन सा पार्ट करता है? तो वो हेल्प करता है आपका फ्लावर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड? हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे में प्रकाश की गति कितनी होगी? जैसा कि हम जानते हैं जो प्रकाश की गति है यानी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है एन इक्वल टू सी अपॉन में वी। यहां पर एन किसको डिनोट करता है? एन डिनोट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसको डिनोट करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। और सी किसको डिनोट करता है? सी डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड की लाइट कितनी है? और वी किसकी? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जो जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉरी, उसका उस मीडियम में लाइट की रफ्तार कितनी है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये दोनों अगर हमें पता है तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाता है। लेकिन यहां पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और हमें स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो हमें निकालना क्या है? हमें स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस माध्यम में जो प्रकाश की गति है हमें वो निकालनी है। तो n क्या है? 2.42। सिंपल मैथ है। अब c कितना दिया है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन में v निकालना है। v इधर आ जाएगा और 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। अब इसको इससे डिवाइड कर दो। तो देखो सिंपल मैथ्स की तरह जाए तो दुगना तो बिल्कुल नहीं है, 3 गुना बिल्कुल नहीं है। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो 2.4 और 1.2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तक पहुंच सकते हैं क्या? 2.4 और आपका आधा अगर मैं करूंगा तो 1.2, ये तो आपका 3 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो 1.5 भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन केप्ट? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? आर्टिकल 170, आर्टिकल 171, आर्टिकल 172 या फिर आर्टिकल 173? पहले मैं आपको 4 आर्टिकल बताऊंगा, ये आपको याद रहते हैं। देखो ये वाले आर्टिकल मैं भी मानता हूं कि आर्टिकल जो स्टेट से रिलेटेड, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड आर्टिकल है, वो इजीली याद नहीं रहते। लेकिन आपको पार्लियामेंट के आर्टिकल अच्छे से याद रहते हैं, जैसे आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 83 और आपका आर्टिकल 84। ये तो आपको अच्छे से याद होंगे। जैसे आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राज्यसभा, या इसे ही बोलते हैं अपर हाउस, और इसे ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 80 में। वहीं आर्टिकल 81 में आपका दिया हुआ है लोकसभा, या इसी को ही कहते हैं लोअर हाउस। 83 में क्या दिया हुआ है? 83 में दिया हुआ है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन किस किस का? ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा का क्या क्या ड्यूरेशन होता है। जैसे लोकसभा हर 5 साल में कंप्लीट करेगी, लोकसभा हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, नई पार्टी बनती है, तो हर 5 साल में क्या होता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, ये एक परमानेंट हाउस है। और आपका नेक्स्ट बात करता हूं अगले आर्टिकल, आर्टिकल 84 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 84 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा। क्वालिफिकेशन दी हुई है कौन से आर्टिकल में? 84 में। अब बात करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इन सब में 89, एक एग्जाम्पल है जिसमें मुझे 91 जोड़ना पड़ता है। वो इकलौता कौन सा है? ये। इसमें 80 में अगर मैं 91 जोड़ूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा? 171। तो राज्यसभा और 171 ये कौन सा है? राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी आपकी विधान परिषद। विधान परिषद अगर मैं 80 में 91 जोड़ दूंगा तो मुझे किसका मिलेगा? राज्यसभा के कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन है
आर्टिकल 80 में राज्यसभा का, उसमें 91 जोड़ दूंगा तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का आर्टिकल मिलेगा। तो 80 में 91 जोड़ने से 171। और किसका पूछा था? कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी राज्य विधान परिषद। कौन से आर्टिकल में? 171 में। लेकिन जैसे बाकी आर्टिकल की बात करूं, 81 में अगर मैं 89 जोड़ूंगा, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ज्यादातर हम 89 जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है। तो 81 में 89 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 170। 81 में क्या था? लोकसभा। ऐसे ही 171 में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी आपकी विधानसभा। कौन से आर्टिकल में है? वो आपके 170 में। अब मैं 83 में अगर 89 जोड़ूंगा तो कहां पहुंचूंगा? तो मैं पहुंचूंगा 172। और 172 में क्या है? 83 में ड्यूरेशन किसका है? लोकसभा और राज्यसभा का। तो 172 में किसका ड्यूरेशन होगा? इसमें ड्यूरेशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। ऐसे ही अगर मैं 84 जो कि क्वालिफिकेशन है, इसमें 89 जोड़ूंगा तो कहां पहुंचूंगा? 173। तो आर्टिकल 173 में किसका है? क्वालिफिकेशन। यानी आपको अगर पार्लियामेंट वाले आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल अगर आपको आते हैं तो आपको ये वाले आर्टिकल रटने नहीं पड़ेंगे। एक एक्सेप्शनल केस है, ये मैंने आपको बताया। बाकी सब में 89, इसको आप अलग से याद रख सकते हैं। बाकी सब में आप 89 जोड़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी कमेटीज वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में जानते हैं। वैसे ये क्वेश्चन है संविधान सभा में कितनी समितियां थी, लेकिन इसका आंसर करने से पहले हम जानेंगे कि संविधान सभा है क्या, इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब के बारे में जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल की सबसे पहले डिमांड करी थी एम.एन. रॉय। और ये कब की गई थी? ये की गई थी 1934 में। लेकिन ऑफिशियली डिमांड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने करी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब करी थी? 1936 में। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कब? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी संविधान सभा बनी थी 1946। और कैबिनेट असेंबली का आधार क्या रहा था? किस कमीशन की वजह से बनी थी? तो ये बनी थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई 1946 में। इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसकी जो अध्यक्षता थी, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो उस मीटिंग में जो सबसे उम्र दराज थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें इस मीटिंग का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जो अगली बार नेक्स्ट मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, इस मीटिंग के प्रेसिडेंट बने और ये परमानेंट प्रेसिडेंट रहे, ये कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। ये आगे चल के भारत के भी प्रेसिडेंट बने। फिर एक और डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1946। इसको क्या हुआ था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये रखा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसी को ही बाद में क्या कहा गया? ये बाद में क्या बना? प्रस्तावना बनी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है इसके कितने मेंबर थे? तो इसके भारत की आजादी से पहले 389 मेंबर थे, लेकिन बाद में कितने रह गए थे? 299 मेंबर रह गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कितनी कमेटियां थी? तो ये टोटल 22 कमेटी थी। कितनी थी? 22। लेकिन इसमें कितनी मेजर कमेटी थी? सिर्फ 13 मेजर कमेटियां थी, जिसमें से एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये बनाई कब गई थी? तो ये बनाई गई थी 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947। और इसके हेड कौन थे? इसके हेड थे बी आर अंबेडकर। और कितने मेंबर थे?
इसके मेंबर थे बी आर अंबेडकर और मेंबर कितने 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स 22 टोटल कमेटी थी और मेजर कितनी थी 13 कमेटियां तो इसका आंसर है 22 कमेटी। और संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ तो बनकर तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। कितने 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था संविधान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके रिगार्डिंग आगे का भी क्वेश्चन आएगा तो इन कमेटीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ये जो 13 इंपॉर्टेंट कमेटीज है इनके बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले सकते हैं यदि उसकी संवैधानिक मशीनरी टूट जाती है। तो एक एक करके सारे आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं फिर इसका आंसर करते हैं। 83 आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तो ये तो हो ही नहीं सकता। बात करते हैं हम 343 आर्टिकल। इस आर्टिकल में दिया हुआ है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी। वो क्या होगी वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो हिंदी को यूनियन की भाषा कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है आर्टिकल 343। तो ये आर्टिकल भी नहीं है। आपको पता है कि इमरजेंसी के 3 आर्टिकल हैं 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 में आपकी दी हुई है नेशनल इमरजेंसी, 56 में है स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में क्या दिया हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक एक बार भी नहीं लगी है। अब पहले मैं जानता हूं आर्टिकल 352 में जो नेशनल इमरजेंसी दी है उसके बारे में। नेशनल इमरजेंसी इसको प्रोक्लेम किस आधार पर किया जाता है? इसके प्रोक्लेमेशन का आधार होता है या तो वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन। इससे पहले ये आर्म्ड रिबेलियन चेंज हुआ था। इससे पहले जो था ये था इंटरनल डिस्टरबेंस, लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन में कर दिया कौन से आर्टिकल के तहत, सॉरी कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो वो अमेंडमेंट था 44th अमेंडमेंट 1978 वाला, जिसमें ये वाला जो टर्म है इसको बदलकर क्या कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। इसको प्रोक्लेम कौन करता है? तो इसको प्रोक्लेम करता है भारत का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी एडवाइस पे? कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री की एडवाइस पे प्रोक्लेम करता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल लेना पड़ता है दोनों सदन से। कितने दिनों में? विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर, विद इन अ 1 मंथ, एक महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों सदनों से, तब नेशनल इमरजेंसी लगती है। और इसका मैक्सिमम पीरियड कितना है? तो इसका मैक्सिमम पीरियड है इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट टाइम के लिए इसे लगाया जा सकता है, लेकिन इसका अप्रूवल कितने कितने टाइम बाद? हर 6 महीने में, हर 6 महीने में इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और आज तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है? तो वो लग चुकी है 3 बार। कब लगी थी? 1962 में, दूसरी बार लगी थी 1971 में और थर्ड टाइम लगी थी 1975। 1962 का आधार क्या था? इंडिया चाइना वॉर या फिर इंडिया साइनो वॉर। 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, पाकिस्तान वॉर। और 1975 इसका आधार क्या था? इसका आधार था इंटरनल डिस्टर्बेंस। किसके द्वारा लगाई गई थी? ये लगाई गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब बात करते हैं हम स्टेट इमरजेंसी, या इसी को ही हम कहते हैं आपका प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल ये कौन से आर्टिकल में है? ये आपका है 356 आर्टिकल में। इसके प्रोक्लेमेशन का आधार क्या है? इसका आधार है
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। और प्रोक्लेम कौन करता है? तो प्रोक्लेम करता है प्रेसिडेंट। और किसके द्वारा, किसकी रिपोर्ट के आधार पर? या तो प्रेसिडेंट की स्वेच्छा हो या फिर गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर। किसकी रिपोर्ट के आधार पे? गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर। अच्छा, इससे जुड़ा एक अमेंडमेंट भी है, एक या दो अमेंडमेंट है। 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत क्या किया था? जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन या प्रेसिडेंट का कंसेंट था वो फाइनल था, लेकिन 44th अमेंडमेंट मतलब इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। क्या नहीं हो सकता था? 42nd अमेंडमेंट के तहत जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जुडिशियल रिव्यू रिस्टोर कर लिया गया। तो जुडिशियल रिव्यू क्या हो गया? रिस्टोर कर दिया। तो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन फाइनल नहीं था। नेक्स्ट, इसका अप्रूवल दोनों सदनों से कितने टाइम पीरियड में लेना पड़ता है? किस टाइम के भीतर लेना पड़ता है? तो अप्रूवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ, 2 महीनों के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है। मैक्सिमम कितने साल तक लग सकती है? तो मैक्सिमम 3 साल। जैसे नेशनल इमरजेंसी इंडिफाइनाइट थी, लेकिन प्रेसिडेंट रूल आपका मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। और एक और चीज है प्रेसिडेंट रूल से रिगार्डिंग कि 1 साल बाद इसका एक्सटेंशन कब मिलता है? 2 रीजन है, या तो नेशनल इमरजेंसी लग गई हो, नेशनल इमरजेंसी इन्फोर्स कर दी गई हो, या फिर दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसने सर्टिफाई किया हो कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। 2 रीजन है जब 1 साल के बाद प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड हो पाएगा। तो ये था स्टेट इमरजेंसी के बारे में। यहां ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये किसके लिए थी? ये थी आपकी प्रेसिडेंट रूल की स्टेटमेंट। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है प्रेसिडेंट रूल? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 356 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी वर द फोकस ऑफ विच 5-year प्लान। खाद्य कार्य और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का फोकस था? 9th? नहीं। 9th का फोकस क्या था? 9th 5-year प्लान का मोटो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। और 9th 5-year का प्लान कब से कब तक था? तो ये 1997 से लेके 2002। इससे पहले लगी थी आपकी 8th 5-year प्लान था। तो 8th 5-year प्लान इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड था 92 से लेके 97। इससे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। तो इसका मोटो किससे रिलेटेड था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसमें जो मोटो था वो था HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये किसका मोटो था? ये था आपका 8th 5-year प्लान। तो 9th नहीं हो सकता, ये तो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस था। या रोटी ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसे रोटी कपड़ा मकान से याद रहता है। जैसे फूड तो रोटी, वर्क कपड़ा हो गया प्रोडक्टिविटी से, मकान काम करोगे तो मकान मिलेगा। तो ये आपका है 7th 5-year प्लान में। तो 7th 5-year प्लान ये राजीव गांधी का टाइम पीरियड था इस टाइम पे। तो 7th 5-year प्लान में क्या दिया हुआ है? आपका फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 5th 5-year प्लान इसका जो मोटो वो क्या था? गरीबी हटाओ। क्या मोटो था इसका? गरीबी हटाओ। वहीं जो 4th 5-year प्लान था इसका मोटो था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो मैंने आपको 9th 5-year प्लान का मोटो बता दिया, 5th का बता दिया, 7th एंड 4th। इसका आंसर है 7th 5-year प्लान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ईयर वॉज द इंडियन रूपी डिवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तात्कालिक उपाय के रूप में किस वर्ष विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था? अवमूल्यन, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया शायद। भारतीय रुपये का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। तो ये 1971, 81, 91 या 61।
आपको पता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। क्या हुआ था कि जो रिजर्व्स थे वो भारत के खत्म होने लगे, रिजर्व्स खत्म होने लगे और भारत की इकोनॉमी कुछ कुछ कैसी थी? 1991 तक भारत की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम विदेश व्यापार पे इतना जोर नहीं दे रहे थे। अब तक हम सिर्फ किस पे जोर दे रहे थे? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कर रहे थे। प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट कंपनीज या पब्लिक एंटरप्राइजेस में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ये दोनों मिलकर या इनकी सरकार मिलकर एक मॉडल लेके आई। वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था एलपीजी मॉडल, जिसमें एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो इस एलपीजी मॉडल के आधार पर क्या हुए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया। ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए इनके आधार पर क्या हुआ? जो इकोनॉमी क्लोज थी उसको ओपन कर दिया, यानी लिबरलाइजेशन हो गया। और लाइसेंस राज खत्म कर दिया। क्या खत्म कर दिया? लाइसेंस राज खत्म कर दिया, यानी प्राइवेटाइजेशन होने लगा और देश विदेश से व्यापार को बढ़ाया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाया गया। ग्लोबलाइजेशन यानी ग्लोबल लेवल पर व्यापार होने लगा। एक तो ये था जो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी मॉडल आया। लेकिन 1991 में एक और चीज हुई। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से निपटने के लिए हमने अपने इंडियन रुपी को क्या किया? डिवैल्यू किया, डिवैल्यूएशन हुई, यानी अवमूल्यन हुआ। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में। तो इसका आंसर है 1991 में। ये डिवैल्यूएशन होता क्या है? ऐसे मानो आज अगर हमें 80 रुपए में $1 मिल रहा है, तो अगर हमारी करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी तो वहीं $1 के मुकाबले हमें 80 से ज्यादा रुपए मिलने लगेंगे। जैसे आज 80 मिल रहा है और मनी जो है, जो इंडियन करेंसी वो डिवैल्यू हो गई, तो हमें 80 की जगह 90 रुपए मिलने लगे। अब इससे क्या है? इससे हमें किस पर फायदा होता है? इंपोर्ट पे फायदा होगा या एक्सपोर्ट पे? तो हमें एक्सपोर्ट पे फायदा होगा, क्योंकि अब हमको क्या है कि जो सामान हमने बेचा उस पर $1 अगर मिलेगा तो उसको इंडियन मार्केट में जो हमने विदेश में कोई चीज बेची तो उस पर मुझे जो $1 मिला, पहले अगर मुझको 80 रुपए मिलने थे तो अब उस पर मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 90 रुपए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ? किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? बैसाखी, वसंत पंचमी, गुरु पर्व या लोहड़ी? अब देखो, खालसा पंथ के फाउंडर मैं बताऊंगा आपको। एक सिख गुरु थे जो खालसा पंथ के फाउंडर थे। फिर बताऊंगा कौन सा त्योहार ये खालसा पंथ के फाउंडेशन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। उसको जानने से पहले, फाउंडर और इसके बारे में जानने से पहले, मैं आपको सिख गुरुज के बारे में बताता हूं। तो टोटल कितने सिख गुरु थे? तो टोटल थे 10 सिख गुरु। कौन कौन से? गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। इसको मैंने किस ट्रिक से याद रखवाया था? तो नारा लगाओ, नारा, नारा से क्या? एन से नानक देव, अंगद, फिर अमरदास। इसको कैसे याद रखा था कि नानक जी ने जब अपना अंग त्याग दिया तभी अमर हुए। तो नानक देव, अंगद और अमरदास, आर से रामदास और ए से अर्जन देव। ये तो आपका नारा से याद हो गया। नारा लगाओ गोविंद हर किशन बहादुर जी का। नारा लगाओ गोविंद हर किशन बहादुर जी का। नारा से तो मैंने बता दिया नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास
और अर्जन देव। हरगोविंद, हर राय, हरकिशन और गुरु तेग बहादुर, गोविंद जी, ये आपके 10 गुरु इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। अब जो 10 सिख गुरु हैं, तो इसमें जो सिखिज्म के फाउंडर कौन थे, तो वो थे गुरु नानक देव जी। फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव। और इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी। कहाँ हुआ था, तलवंडी पंजाब में। और कब हुआ था, 1469 में। अंगद जी किसके फाउंडर थे, तो इन्होंने गुलरुखी स्क्रिप्ट का निर्माण करा। किसका निर्माण किया, गुलरुखी स्क्रिप्ट का निर्माण किया। गुरु अमरदास जी ने लंगर की शुरुआत कराई। वहीं रामदास जी अमृतसर शहर के फाउंडर थे। किसके, अमृतसर शहर। किसने फाउंड किया था, गुरु रामदास जी। गुरु अर्जन देव, इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ। तो गुरु नानक जी फाउंडर थे सिखिज्म के, गुलरुखी स्क्रिप्ट के फाउंडर थे अंगद जी। गुरु अमरदास जी ने लंगर की शुरुआत की। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किया। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का निर्माण किया। तो खालसा पंथ के फाउंडर कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ को सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी के रूप में। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि फाउंडेशन डे ऑफ खालसा पंथ सेलिब्रेटेड एज बैसाखी। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, बैसाखी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन विच स्टेट इज द चौपाख्या फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। चौपाख्या महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो एक एक करके इन सभी के फेस्टिवल्स जानते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। तो राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है राजस्थान में। और क्या मनाया जाता है, आपका पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला लगता है आपका अजमेर में। और लगता है कैमल फेयर। ये कैमल मेला कहाँ लगता है, ये आपका लगता है बीकानेर में। और कौन सा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल्स हैं, कैमल फेस्टिवल, पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल। और एक और फेस्टिवल है इंपॉर्टेंट राजस्थान का, जिसे क्या कहते हैं, गंगौर। तो ये भी कहाँ का है, राजस्थान का। अब झारखंड के देखते हैं, झारखंड के इंपॉर्टेंट कौन कौन से फेस्टिवल है। तो झारखंड का है सरहुल। सरहुल फेस्टिवल में साल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कर्मा फेस्टिवल हो गया। जावा फेस्टिवल झारखंड का है। जावा फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करते हैं, अनमैरिड गर्ल्स, फर्टिलिटी के लिए और मैरिज के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा फेस्टिवल, जावा। जावा, कर्मा, सरहुल, ये कहाँ, झारखंड के फेस्टिवल है। उत्तराखंड के कौन कौन से फेस्टिवल है, तो उत्तराखंड का फेस्टिवल है चौपाख्या। तो इसका आंसर है थर्ड। और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला। हरेला कब मनाया जाता है, सावन में। सावन जब आता है तब मनाया जाता है, अगस्त के टाइम पीरियड में हरेला। एक होता है हरेला और एक होता है हरेली। हरेला मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में और हरेली मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। और कौन कौन से उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जैसे भितौली। भितौली कब मनाया जाता है, जब वसंत ऋतु आती है उसके आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भितौली। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में। वहीं बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है, बस्तर दशहरा मनाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। और कुल्लू दशहरा कहाँ, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से, हरेली, बस्तर दशहरा, मढ़ाई। मढ़ाई फेस्टिवल भी कहाँ का है, छत्तीसगढ़। और गोंचा, कौन सा, गोंचा। ये सारे फेस्टिवल कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। जरा मैं चौपाख्या फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। चौपाख्या फेस्टिवल मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। और ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है चोमी देवता टेम्पल के पास। कहाँ, चोमी देवता टेम्पल के पास। यहाँ जो ये देवता हैं इनकी पालकी में ऐसे यात्रा निकाली जाती है। वैसे ये कलश यात्रा है, ये कहाँ निकाली गई है, ये जो मंदिर है कहाँ पर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, चौपाख्या फेस्टिवल। और मनाया कब जाता है,
ये मनाया जाता है नवरात्रि। नवरात्रि के 10वें दिन 10th डे को मनाया जाता है ये फेस्टिवल। कौन सा? चौपाख्या। कहाँ? उत्तराखंड में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द टर्म एड्रेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? शब्द एड्रेस निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी स्विमिंग या ऑप्शन डी गोल्फ। ये टर्म एड्रेस उस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है जिसके साथ एल्बेस्ट्रॉस, बर्डी, टी, ये सारे वर्ड एसोसिएट हैं। और ये वर्ड किससे एसोसिएट है? ये वर्ड एसोसिएट है गोल्फ से। तो इसका आंसर क्या है? गोल्फ। क्रिकेट से क्या क्या एसोसिएट है? बैट्समैन, चाइनामैन, गुगली, वाइड, गली, ये सारे किससे रिलेटेड है? थर्ड मैन, ये सारे टर्म किससे रिलेटेड हैं? क्रिकेट से। और क्रिकेट के तो वैसे भी इजी होते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो क्रिकेट फॉलो करते हैं। तो ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड हैं? ये क्रिकेट से। हॉकी से क्या क्या रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है पेनल्टी, पेनल्टी किक, ड्रिबल, पुश, पास, स्टिक, गोल, और आपका पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी, ये दोनों किससे रिलेटेड है? पेनल्टी, ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों हॉकी से रिलेटेड है। स्विमिंग से क्या क्या रिलेटेड है? जैसे स्विमिंग से रिलेटेड है बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल और डाइव। ये किससे, ये जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है? ये आपके स्विमिंग से रिलेटेड है। वैसे एड्रेस किससे रिलेटेड था? गोल्फ से। तो इसका आंसर है गोल्फ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न, द हाईएस्ट इंडियन ऑनर दैट कैन बी गिवन टू सिविलियन? निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पाने वाले पहला गैर भारतीय था जो सर्वोच्च भारतीय सम्मान है जो नागरिकों को दिया जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव, नेल्सन मंडेला, जोसेफ या अब्दुल गफ्फार खान? तो ये उनको ही मिला है जिनकी ये फोटो है। ये फोटो किसकी है? ये फोटो है अब्दुल गफ्फार खान की। इनकी फोटो किसके साथ है? गांधी जी के साथ। इन्हें कहा जाता था फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी। किसे कहा जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये भी अहिंसा में विश्वास रखते थे। इनके द्वारा एक मूवमेंट चलाई गई थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या होता था? सर्वेंट ऑफ गॉड्स। और ये कब चलाई गई थी? 1829 में। जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके बढ़ते शोषण के विरुद्ध ये आंदोलन चलाया था। किसने चलाया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। इसमें जो लोग थे वो रेड शर्ट पहनते थे, तो इसी को भी बोला गया है रेड शर्ट मूवमेंट। हिंदी में बोलते हैं लाल कुर्ती आंदोलन। कब चलाया गया था? 1829 में। इन्हें भारत रत्न कब मिला था? इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। पहली बार कब दिए गए थे भारत रत्न? 1954। 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन किसी नॉन भारतीय, नॉन इंडियन, गैर भारतीय किसको मिला था? ये मिला था अब्दुल गफ्फार खान। और एक 1919 में भी दिया गया था, वो दिया गया था नेल्सन मंडेला को। लेकिन ये दूसरे थे, ये पहले नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मटकी इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो पहले मैंने आपको बता ही दिया, ये इतनी बार रिपीट कर चुका हूं मैं एनालिसिस में, तो ये तो आपने कर ही दिया होगा अटेम्प्ट। और मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो इसका आंसर है एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोक डांस हैं? तो माच हो गया, मटकी, माच, भगोरिया, तेरताली, ये कहाँ के हैं? ये सारे हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर पर ऐसे मटकी रख के डांस किया जाता है। ये फेस्टिवल कौन सा था? ये जो इमेज है वो है लोक रंग फेस्टिवल। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। तो सर पर मटकी रखकर डांस किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तिरताली मध्य प्रदेश का फोक डांस है, लेकिन तेहरा ताली या तेरा ताली ये कहाँ का फोक डांस है? राजस्थान का। और कौन कौन से फोक डांस है राजस्थान के फेमस?
घूमर, कच्ची घोड़ी, और आपका कलवेलिया जिसे सपेरा ट्राइब करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांस है राजस्थान का। असम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? बिहू। अब मुझे बताना 3 बिहू कौन कौन से, कमेंट में बताना। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 3 बिहू सेलिब्रेट करते हैं। एक, चलो छोड़ो वो आप कमेंट में ही बताना। बिहू हो गया, बगुरुम्बा, अंबुबाची फेस्टिवल या अंबुबाची मेला, ये कहाँ लगता है? अंबुबाची मेला ये लगता है अंबुबाची टेम्पल के पास। और झुमुर ये कहाँ के हैं? ये आपके असम के फेस्टिवल्स हैं। मैं फेस्टिवल बता रहा हूँ, सॉरी, फोक डांस। बिहू और बगुरुम्बा, अंबुबाची मेला, ये तो मैंने आपको फेस्टिवल बता दिया। थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया तो बगुरुम्बा, बिहू, बगुरुम्बा, सतरिया, असम में क्या मनाया जाता है? सतरिया। और कौन सा डांस है? और है झुमुर। वैसे सतरिया आपका फोक डांस नहीं है, ये आपका क्लासिकल डांस है, इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिल गया है। तो वैसे मैंने डाल दिया है डांस के रूप में। तो असम के कौन कौन से हो गए? बिहू, बगुरुम्बा, सतरिया और झुमुर। बिहार के कौन कौन से फेमस डांस हैं, फोक डांस? तो पहला है विदेशिया और जट जटिन, जट जटिन और झिंझिया, ये कहाँ के हैं? ये हैं आपके बिहार के। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य नहीं है? डांगी, रौफ, हफीजा या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं, क्योंकि हफीजा भी मनाया जाता है और रौफ भी मनाया जाता है। रौफ को परफॉर्म करती हैं विमेन, जब भी कोई फेस्टिवल होता है, ईद वगैरह, तब सेलिब्रेट किया जाता है रौफ। और हफीजा ये जैसे शादी होती है, मैरिज सेरेमनी वगैरह, तब सेलिब्रेट किया जाता है हफीजा, ये तब डांस परफॉर्म किया जाता है। कौन सा? हफीजा। और रौफ ये दोनों कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के। कौन सा नहीं है? डांगी। डांगी कहाँ का है? डांगी है हिमाचल प्रदेश का फोक डांस। तो डांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ये फोटो देखो आप, ये होली वगैरह जब फेस्टिवल होता है, ये तब सेलिब्रेट किया जाता है, ये डांस तब किया जाता है। लेकिन एक डांस फेस्टिवल है डांग, ये डांग मनाया जाता है आपका गुजरात, ये भी याद रखना। कहाँ पर? गुजरात में। डांगी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। डांग कहाँ? गुजरात में। तो यहाँ खत्म हुआ 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस, और बहुत जबरदस्त रहा है आज का एनालिसिस, और मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा लंबा भी रहा है। बाकी मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया, तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आया होगा। तो जिन्होंने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उनको दिल से धन्यवाद, थैंक यू यहाँ तक जुड़ने के लिए। बाकी जो लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आई है वीडियो, और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।